गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है। इसके ऊपर डिटेल में हम स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस के रेस्पेक्ट में फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ, और सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद हमको क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है, एनोड पर हमें क्या मिलता है, कैथोड पर हमको क्या मिलता है, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिस ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो इलेक्ट्रोडों पर जो प्रोडक्ट मिल रहा है, इसको कौन कौन से फैक्टर्स क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके बाद फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ, और बहुत सारे इसको न्यूमेरिकल्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, द पीएच वैल्यू आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान पीएच वैल्यू कैसे चेंज होती है। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि अगर आपके पास एक NaCl एक्वस, NaCl एक्वस, तो अगर इसका कहा जाए कि शुरू में अगर मैंने नमक को, NaCl को प्योर वाटर में क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, और प्योर डिसॉल्व कर दिया, अभी शुरू में इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, इसका 7 होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि NaCl एक ऐसा साल्ट है जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ है, तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। जब हाइड्रोलिसिस नहीं होगा तो इसकी पीएच वैल्यू क्या रहेगी, 7 रहेगी। लेकिन जो ही इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे, जो ही इसमें डीसी करंट को पास कर दिया जाएगा, तो आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस ऑफ NaCl, इस सोल्यूशन का जो नेचर है वह बेसिक हो जाएगा। और अगर बेसिक हो जाएगा तो पीएच वैल्यू क्या होगी, बदल जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि NaCl, एक क्वेश्चन दिया गया था कि एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मान लीजिए कि NaCl का सोल्यूशन लिया गया है, और सोल्यूशन कितना है, 10 लीटर। 10 लीटर वॉल्यूम का NaCl का एक सोल्यूशन लिया गया है, और क्वेश्चन डाल दे कि मान लीजिए कि इसमें अगर 10 एम्पियर का करंट अगर 5 मिनट तक पास कर दिया जाए, 10 एम्पियर का करंट 5 मिनट तक अगर पास किया जाए, तो आफ्टर 5 मिनट इस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा जिसके चैप्टर में हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है बेटा। आप सही बच्चों का स्टडी टाइम विद राजेश सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो हम लोग कवर करेंगे बेटा सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इस पर पहले चर्चा करें। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। इलेक्ट्रोलाइसिस में देखा जाए इलेक्ट्रोलाइसिस का होता क्या है, सिंपल में अगर बताओ इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, तो इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसका एक्वस या मोल्टेन फॉर्म, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक एक्वस या उसके मोल्टेन फॉर्म में अगर डीसी करंट को क्या किया जाए बेटा, पास कर दिया जाए। डीसी करंट को यदि पास कर दिया जाए, डीसी करंट, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट करंट को अगर पास किया जाए ना, डायरेक्ट करंट को अगर पास कर दिया जाए, डीसी करंट को यदि हम इसमें पास करते हैं, तो डीसी करंट पास करने के बाद, डीसी करंट जब इसमें हम पास करेंगे तो क्या होगा, एक रिडॉक्स फिनोमिना होगी, रिडॉक्स होगा यानी कि एनोड पर रिडॉक्स होगा, यानी कि एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पर क्या होगा बेटा, रिडक्शन होगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर रिडक्शन होगा, और उसके वजह से जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो केटायंस है, या इलेक्ट्रोलाइटिक जो एनायंस है, इसमें केमिकल चेंजिंग होती है।
केमिकल चेंजिंग, केमिकल चेंजिंग अकर्स, केमिकल चेंजिंग अकर्स, केमिकल चेंजिंग अकर्स। और यह फिनोमिना कहलाता है क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा? जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक एक्वस, माने कोई इलेक्ट्रोलाइट है उसके एक्वस सॉल्यूशन में या उसके मोल्टन फॉर्म में जब हम डीसी करंट को पास करेंगे तो क्या होगा? उसके अंदर एक रिडॉक्स प्रोसेस होगा, यानी कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा, और उसकी वजह से उसके केटायन और एनायन में एक केमिकल चेंजिंग देखने को मिलती है। तो केमिकल अकरेंस ऑफ केमिकल चेंजिंग, अकरेंस ऑफ केमिकल चेंजिंग व्हेन डीसी करंट इज पास्ड थ्रू द एक्वस or molten form of any electrolytic solution, this phenomena is known as electrolysis. इलेक्ट्रोलाइसिस में जनरली क्या होता है और कहा जाए तो इलेक्ट्रोलाइसिस में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वह क्या होती है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस का जो मेन मकसद है बेटा, वह इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होगा वह बदलेगा किस में? केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। आर गैल्वेनिक सेल का उल्टा। गैल्वेनिक सेल क्या करता है? गैल्वेनिक जो सेल होता है वह केमिकल एनर्जी को बदलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लेकिन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम करंट को पास करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है वह केमिकल एनर्जी में क्या होती है? कन्वर्ट होती है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में क्या होती है? कन्वर्ट हो जाती है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइटिक एक्वस या मोल्टन फॉर्म में डीसी करंट को पास किया जाएगा तो उसके अंदर एक रिडॉक्स प्रक्रिया होगी। रिडॉक्स यानी कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा, और उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइटिक जो केटायन है और जो एनायंस है उनमें केमिकल चेंजिंग होती है। केटायन और एनायन में केमिकल चेंजिंग होती है। तो केमिकल चेंजिंग अकर्स व्हेन डीसी करंट इज पास थ्रू द aqueous या molten form of any electrolytic solution. Generally during the electrolysis phenomena, the electrical energy is changed into the chemical energy. इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वह केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल देखा जाए, जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन फॉर्म ऑफ NaCl। अगर NaCl का मोल्टेन फॉर्म माने NaCl को गर्म करके पिघला दिया जाए, मोल्टेन फॉर्म लिया जाए और उसमें अगर डीसी करंट को पास किया जाए तो क्या होगा? तो व्हेन इलेक्ट्रोलाइसिस देखते हैं कि इलेक्ट्रो मोल्टेन फॉर्म ऑफ NaCl, तो क्या होगा उसमें? बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अगर हम NaCl को जब फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा? Na प्लस कैटायन और Cl माइनस क्या बन जाएगा? एनायंस बन जाएगा। अब इसमें हम दो इलेक्ट्रोड लगा देंगे, दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। मान लीजिए कि अभी हम लोग का जो इलेक्ट्रोड है वह इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड और रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। अभी मैंने इनर्ट इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का जो इलेक्ट्रोड है वह प्लैटिनम का है ना? यह है इनर्ट इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम का है, यानी इसको बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्या बेटा? इनर्ट इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोड है वह इनर्ट है, माने कि वह आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। अब इसको जोड़ दीजिए बैटरी के प्लस से और इसको जोड़ दीजिए बैटरी के माइनस से, और पूरे सॉल्यूशन के अंदर क्या बेटा? तो पूरे सॉल्यूशन के अंदर मान लीजिए कि सोडियम आयन होगा, तो सोडियम आयन कहां भागेगा? सोडियम आयन जाएगा आपके किधर? कैथोड की तरफ जाएगा। और इसके अंदर होगा बेटा, इसके अंदर अगर जो Cl माइनस होगा वो कहां जाएगा? आपके एनोड की तरफ जाएगा। और क्या प्रोसेस होगा? प्रोसेस देख लिया जाए, इसके अंदर कौन सा प्रोसेस होगा? तो प्रोसेस ये होगा कि कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा?
क्या होगा बेटा, कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, जानते होंगे। तो कैथोड पर क्या होगा, देखिए कैथोड पर, एट कैथोड, तो कैथोड पर रिएक्शन ये होगा, एट कैथोड क्या होगा, सोडियम आयन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वह सोडियम में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, मान सोडियम जाकर कैथोड की प्लेट पर डिपॉजिट होने लगेगी। यह प्रोसेस क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन, टू गेन द इलेक्ट्रॉन दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। तो ये आपका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन अकर्स। हम जानते हैं कि कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन अकर्स होता है। तो हमारे कैथोड पर सोडियम जो होगा जाकर डिपॉजिट होने लगेगा। अब क्या होगा, एट एनोड क्या होगा, एनोड पर क्या होगा देख लेते हैं। एट एनोड, एट एनोड देखा जा, एनोड पर क्या रिएक्शंस होगा, एनोड पर रिएक्शंस क्या होगा अगर देखा जाए, एनोड पर रिएक्शंस देख लेते हैं। एट एनोड, एनोड पर क्या प्रोसेस होगा, आपका Cl माइनस क्लोराइड जो आयन है वो कहां जाएगा, एनोड पर। एनोड पर चूंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या है, प्लस पॉजिटिव चार्ज है, तो वहां पर जाने के बाद क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस कर देगा, यानी ऑक्सीडेशन। यह प्रोसेस क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना ऑक्सीडेशन होता है। तो हमारे एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और इस तरीके से Cl और Cl मिल करके क्लोरीन गैस डेवलप हो जाता है। तो जब भी मोल्टेन फॉर्म ऑफ NaCl, जब NaCl के मोल्टेन फॉर्म में जब डीसी करंट को पास किया जाएगा तो एनोड पर क्या होगा बेटा, एनोड पर आपका क्लोरीन गैस बनेगी, और जबकि कैथोड पर सोडियम जो होगा डिपॉजिट हो जाएगा। ये सबसे सिंपल एक कैरेक्टराइसिस है मोल्टेन फॉर्म ऑफ द NaCl। सबसे इंटरेस्टिंग है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, अब देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl एक्वस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है। जब हम नमक को पानी में घोल करके अगर उसमें डीसी करंट को पास किया जाए तब क्या देखेंगे, तब एनोड पर क्या बनेगा, कैथोड पर क्या बनेगा, इसको हम लोग समझेंगे। तो मान लीजिए कि हम लोग के पास एक कंटेनर है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड यूज कर दिया है, इसमें दो इलेक्ट्रोड यूज कर दीजिए, इसमें दो इलेक्ट्रोड आप बनाइए, एक हम बना देते हैं एनोड और एक हम बना देते हैं कैथोड। एक को जोड़ते हैं बैटरी के प्लस से, एनोड हो गया, और एक को जोड़ दो बैटरी के माइनस से, कैथोड। इस पर माइनस चार्ज आ गया और इस पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या डिफरेंस होगा, अगर NaCl एक्वस को अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो पहले वाले से डिफरेंट आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि सबसे पहले जो NaCl है, NaCl आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस ये क्या देगा, Na प्लस और Cl माइनस, और जो हम लोग का वाटर है, वाटर भी फिबली आयोनाइज होगा, H प्लस और OH माइनस हो जाएगा। इसका मीनिंग कि आपके सोल्यूशन में, आपके सोल्यूशन में बेटा, आपके सोल्यूशन में दो केटायन है, देखिए एक Na प्लस है और एक Ha प्लस है, तो सोडियम आयन भी जाना चाहेगा और हाइड्रोजन आयन भी जाना चाहेगा, तो आपके कैथोड की तरफ जो माइग्रेशन होगा वो सोडियम आयन का भी होगा और हाइड्रोजन आयन का भी होगा। तो इसमें प्रेफरेंशियल लॉ लागू काम करेगा। दो, अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में दो या दो से अधिक केटायन आ जाते हैं तो कौन सा केटायन कैथोड पर सबसे पहले जाएगा, इसके लिए जिम्मेदार है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिसाइड करेगा कि कौन सा केटायन आपके कैथोड पर सबसे पहले जाएगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो इलेक्ट्रोड पर जो प्रोडक्ट मिलता है उस प्रोडक्ट को प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर होता है जो केटायंस हैं और जो एनायंस हैं उनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ये डिसाइड करेगा। दूसरा फैक्टर होता है कि कंसंट्रेशन का फैक्टर होता है, कौन ज्यादा मात्रा में, माने कंसंट्रेशन भी एक फैक्टर होता है। कंसंट्रेशन भी चेंज कर देंगे तो आपके इलेक्ट्रोड पर बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो बदल जाएगा।
तो इलेक्ट्रोड पर जो प्रोडक्ट बन रहा है इसको कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं? तो उसमें पहला आएगा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। अगर कंसंट्रेशन NaCl का बढ़ा देंगे, ब्राइन सोल्यूशन ले लेंगे, तो प्रोडक्ट क्या होगा? बदल जाएगा। अगर सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट कर देंगे, वेरी वेरी डाइल्यूट कर देंगे, तो प्रोडक्ट बदल जाएगा। यानी कि कंसंट्रेशन जो होता है यह इलेक्ट्रोड में बनने वाले प्रोडक्ट को प्रभावित करेगा। दूसरा, जो केटायन है उन या जो एनायंस है, जो आयंस है, आयंस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी जिम्मेदार होता है कि आपके इलेक्ट्रोड पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद यह भी डिपेंड करता है कि हमने किस प्रकार का इलेक्ट्रोड लगाया है। हमारा जो इलेक्ट्रोड है वह एक्टिव है कि इनएक्टिव है। अगर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होगा तो अलग बनेगा और नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होगा तो अलग बनेगा। माने इलेक्ट्रोड का नेचर भी प्रोडक्ट को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। और ये क्या बेटा? ओवर पोटेंशियल। ओवर पोटेंशियल एक ऐसा फैक्टर होता है जो किसी इलेक्ट्रोड पर बनने वाले प्रोडक्ट के नेचर को चेंज कर सकता है। ये रेस्पेक्टिवली वन बाय वन करके हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो अब देख रहे हैं एक लॉ हम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ एनोड। क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ एनोड। एनोड पर क्या ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस लॉ ऑफ एनोड होगा और एक होगा लॉ ऑफ कैथोड। लॉ ऑफ एनोड और लॉ ऑफ कैथोड। लॉ ऑफ कैथोड यानी कि सबसे पहले ये देखना है कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान यदि आपके सॉल्यूशन में दो या दो से ज्यादा केटायन आ जाते हैं तो कैथोड पर किस आयन का माइग्रेशन पहले होगा? कौन सबसे पहले जाके अपना प्रोडक्ट बनाएगा? इसके लिए हमको लॉ ऑफ कैथोड के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दो केटायंस है और दो एनायंस है। तो अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में दो या दो से अधिक केटायन एक साथ आते हैं तो क्यों कौन सा केटायन इलेक्ट्रोड पर सबसे पहले जाएगा? ये होगा लॉ ऑफ कैथोड। देखते हैं लॉ ऑफ कैथोड क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। लॉ ऑफ कैथोड। लॉ ऑफ कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कैथोड का एक नियम फॉलो होगा। यहां पर देखिए, मान लीजिए कि जो आपका कैथोड है यानी माइनस चार्ज है, यहां पर सोडियम आयन भी जाना चाहता है और हाइड्रोजन आयन भी जाना चाहता है। कौन प्रीफर करेगा? कौन सबसे पहले जाएगा? और इसके लिए जिम्मेदार, अच्छा हमारा कौन सा इलेक्ट्रोड है? ये मान लेते हैं कि प्लेटिनम है, माने इनॉट इलेक्ट्रोड हमने यूज किया हुआ है। देखिए दोनों रिएक्शनों को पहले लिखेंगे। अगर सोडियम जो आयन होगा एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अगर सोडियम में कन्वर्ट होगा तो इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होता है वो माइनस के 2.71 वोल्ट ये सोडियम का होता है। और अगर दूसरा देखेंगे बेटा हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अगर बदलेगा 1/2 में तो इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वह 0.00 वोल्ट होगा। ये सबको पता है। अब देखिए ये जो वैल्यू है बेटा ये SRP है। दिस इज द SRP। SRP यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखा जाए अगर दोनों में तो सोडियम और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? ज्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल माने कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी। और देखिए हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, 0। अच्छा, सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नेगेटिव में है, माने सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहता है क्योंकि सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। देखिए सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नेगेटिव में है, यानी कि कहने का मतलब कि सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहता है, जबकि हाइड्रोजन का जो SRP है वो 0 है। यानी अगर दोनों में मैथमेटिकली देखा जाए तो मैथमेटिकली हाइड्रोजन का जो SRP है वो बड़ा है और सोडियम का जो SRP है वो कम है। तो लॉ ऑफ कैथोड ये कहता है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस जिस केटायन का SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिस केटायन का SRP अधिक होता है सबसे पहले वह माइग्रेट करेगा।
इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा बल्कि ये हो जाएगा। तो आपके एनोड पर कौन सा बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी। आ गया? एनोड पर हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये लॉ ऑफ कैथोड के दोस्तों निदान से लॉ ऑफ कैथोड, यदि किसी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस अगर किसी सॉल्यूशन में दो या दो से अधिक केटायंस है तो जिस केटायन का एसआरपी मैथमेटिकली ज्यादा होगा सबसे पहले वह आपके कैथोड पर माइग्रेट होगा। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कैथोड लिया, ये कैथोड है और मान लीजिए प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है। मान लीजिए कि आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कई सारे कैटायन हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर सोडियम भी है, हाइड्रोजन भी है और क्या है, कॉपर भी है। तो यह भी जाना चाहता है, यह भी जाना चाहता है और यह भी जाना चाहता है। इन तीनों में से सबसे पहले कौन जाएगा? तो इसको कौन डिसाइड करेगा? एसआरपी डिसाइड करेगा। तो सबका एसआरपी देख लेते हैं। तो एसआरपी अगर देखेंगे तो सोडियम आयन का जो एसआरपी होता है, सोडियम आयन का एसआरपी है -2.71 वोल्ट। हाइड्रोजन का एसआरपी होता है बेटा, हाइड्रोजन का एसआरपी है 0.00 वोल्ट। और जबकि कॉपर का जो एसआरपी होता है, कॉपर का वह प्लस के 0.34 वोल्ट। सबसे ज्यादा किसका है? कॉपर का है। तो इनमें सबसे पहले देखा जाए तो अगर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस सबसे पहले अगर देखा जाए कि Na+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम में कन्वर्ट होगा, नहीं। हाइड्रोजन प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके आपके हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा, यह भी नहीं होगा। लेकिन कॉपर जो आयन होगा यह 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट होगा। दिस इज करेक्ट। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जिस केटायन का एसआरपी ज्यादा होगा सबसे पहले वह आपके कैथोड पर माइग्रेट करेगा। इज इट क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग क्या कर रहे थे? नमक का कर रहे थे, NaCl कर रहे थे। हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस किसका कर रहे हैं? NaCl एक्वस का कर रहे हैं। यानी इसमें पानी, यानी कहने का मतलब है इसमें क्या मिलाया गया है? नमक और क्या मिला दिया गया है? पानी मिलाया गया है। तो टोटल आयंस कितने हैं? टोटल आयंस इसमें है Na+ है और क्या इसमें है? H+ है और क्या है? Cl- है और OH- है। 4 आयन है, 2 कैटायन है और 2 एनायन है। तो एट कैथोड पर क्या होगा? एट कैथोड, तो कैथोड पर अभी बताया मैंने, कैथोड पर रिएक्शन क्या होगा? कैथोड का मतलब हमारा जो माइनस चार्ज है, अगर इसको हमने जोड़ दिया बैटरी के माइनस से, ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर आपका सोडियम आयन भी जाना चाहता है, हाइड्रोजन आयन भी जाना चाहता है। अब देखेंगे किसका एसआरपी ज्यादा है। तो ध्यान रखना बेटा, सोडियम आयन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके बदल जाएगा सोडियम में और हाइड्रोजन आयन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके बदल जाएगा 1/2 हाइड्रोजन में। और हम जानते हैं कि सोडियम का एसआरपी जो होता है, सोडियम का एसआरपी कितना होता है? -2.71 वोल्ट। और हाइड्रोजन का जो एसआरपी है, हाइड्रोजन का एसआरपी होता है 0.00 वोल्ट। तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ये आपका रिएक्शन हो जाएगा। यानी कि अगर नमक को पानी में डिजोल्व करके अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो आपके कैथोड पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ओके, बहुत अच्छा। अब देखते हैं एनोड पर क्या होगा। लॉ ऑफ एनोड, एनोड का क्या नियम है? एनोड का देखते हैं बेटा। अब देखा जाए लॉ ऑफ एनोड, तो एनोड का क्या नियम फॉलो करता है? जस्ट इसका उल्टा होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा एनोड। तो एनोड पर कौन है? एनोड मैंने मान लीजिए कि यहां पर प्लस चार्ज है और इसको बैटरी के प्लस से जोड़ा गया है, यह एनोड है। और यह हमारा प्लैटिनम इलेक्ट्रोड मैंने लगाया हुआ है। इसमें कौन कौन है बेटा? इसमें एक तो Cl- है और यह आपका OH- है ना, OH- या इसको H2O भी कहा जाता है। तो ये जाएगा या ये जाएगा, इसको हम लोग चेक करेंगे कौन पहले माइग्रेट करेगा। उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? एसआरपी देखेंगे इसमें। इसे देख लेते हैं पहले क्या होगा। तो क्लोरीन जो होगा यह जाएगा और बनाएगा आपका क्लोरीन गैस, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्याग कर देगा। ठीक है बेटा, ठीक है। और इसका अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखेंगे, माने इसका एसआरपी देखेंगे,
तो इसका एसआरपी होगा प्लस 1.36 वोल्ट होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा वाटर का देख लीजिए बेटा। वाटर अगर पानी जो होगा हाइड्रोजन को त्याग कर देगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, तो क्या बनेगा O2 और क्या बनेगा H प्लस। बैलेंस करिए इसको, बैलेंस कर दो बेटा। यहां पर कर दीजिए 2, हाइड्रोजन 2 हो गए, O2 यहाँ पे क्या हो गया 4, बैलेंस करेंगे तो आपका 4 इलेक्ट्रॉन। और इसका जो एसआरपी है वह है 1.23 वोल्ट होता है। तो लॉ ऑफ एनोड, लॉ ऑफ एनोड एकदम जस्ट उल्टा होगा लॉ ऑफ कैथोड का। लॉ ऑफ कैथोड में क्या था, जिसका एसआरपी ज्यादा होता है वह पहले माइग्रेट करता है कैथोड पर। तो इसका नियम क्या होगा, जिसका कम होगा। तो इन दोनों में देखेंगे तो इन दोनों में लॉ ऑफ एनोड सुन लीजिए, अगर वह आयन, वह आपका आयन एनोड पर सबसे पहले माइग्रेट करेगा जिसका एसआरपी कम होता है, जिसका एसआरपी कम होता है। अब देखेंगे दोनों में एसआरपी कम किसका है, इसका एसआरपी कम है, इसका एसआरपी कम है और इसका एसआरपी ज्यादा है। तो यह पहले जाना चाहिए, मान ये रिएक्शन होना चाहिए और यह रिएक्शन नहीं होना चाहिए, जबकि रिजल्ट बिल्कुल उल्टा मिलता है। होना चाहिए, लॉ ऑफ एनोड यही है, लॉ ऑफ एनोड तो यही है बेटा, क्या कि जिसका एसआरपी कम होगा, जिसका एसआरपी कम होगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस एनोड पर सबसे पहले वह माइग्रेट करेगा। तो नियम के तहत आपके एनोड पर ऑक्सीजन गैस बनना चाहिए था, क्योंकि इसका एसआरपी 1.23 वोल्ट है, कम है, और इसका 1.36 वोल्ट है। लेकिन यहां काम करेगा एक एक्सेप्शन काम करेगा, एक्सेप्शन नहीं एक लॉ कह सकते हैं, एक लॉ होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट करके जब रिजल्ट देखा जाता है तो रिजल्ट बिल्कुल उल्टा रिजल्ट होता है, ये वाला नहीं होता है और ये वाला पॉसिबल हो जाता है। और इसका रीजन है ड्यू टू ओवर पोटेंशियल, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। देखिए इस रिएक्शन को, देखिए कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी इस रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए हाई वोल्टेज चाहिए, ज्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। यानी यह रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रिक माने ज्यादा वोल्टेज की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। इसलिए लिखा गया ड्यू टू ओवर पोटेंशियल की वजह से ऑक्सीजन गैस का जो फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ज्यादा इस रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए ज्यादा पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है। इसलिए आपका प्रेफरेंशियली ना आपका क्लोरीन गैस आपका बनेगा, ऑक्सीजन गैस नहीं बनता है। तो आपका रिजल्ट देखा जाए तो जब नमक को पानी में डिसॉल्व करके जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमारे एनोड पर कौन सी गैस बनेगी बेटा, क्लोरीन गैस बन जाएगी। बनना चाहिए ऑक्सीजन, लेकिन बनेगा क्लोरीन गैस ड्यू टू द ओवर पोटेंशियल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। ओके, अब क्या करेंगे, तो इसमें यह है कि हम लोग अगर ये मान लीजिए कि हमने NaCl लिया और NaCl का जो सोल्यूशन लिया है वह एक्वस लिया है, वो मान लीजिए कि वेरी वेरी डाइल्यूट है। अगर बहुत डाइल्यूट कर दिया जाए, वेरी वेरी डाइल्यूट, और कह दिया जाए कि सोल्यूशन वेरी वेरी क्या कर दिया जाए, डाइल्यूट कर दिया जाए, माने बहुत डाइल्यूट है, माने पानी ज्यादा है, नमक थोड़ा सा उसमें है। अगर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो उस अवस्था में क्या होगा, उस अवस्था में मान लीजिए कि आपका एनोड है, आपका क्या है बेटा, एनोड है, ये एनोड हो गया, और इधर क्या हो गया बेटा आपका कैथोड हो गया। इधर कौन सा, इसमें कौन कौन है, एक तो आपका Na प्लस है और एक तो आपका H प्लस है। तो हम जानते हैं कि इसमें माइग्रेट कौन करेगा कैथोड पर, एट कैथोड, ये तो हम पढ़ चुके हैं अभी हाल ही में पढ़ चुके हैं कि इसमें सोडियम जो आयन होगा वह एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम में कन्वर्ट होता है,
हाइड्रोजन आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता है, ठीक ना, ये नहीं होता है, ये आपका हो जाता है। लेकिन यहां पर अगर बहुत डाइल्यूट कर देंगे तो एनोड पर होने वाला जो रिएक्शन है वो बदल जाएगा। अब एनोड पर क्या बनेगा, एनोड पर भी क्या हो रहा था, 2Cl माइनस बन रहा था, क्लोरीन गैस, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे, लॉस हो रहे थे। और यहां पर क्या हो रहा था कि H2O कन्वर्ट हो रहा था ऑक्सीजन में, और आपका 4H प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन बन रहा था। लेकिन अगर सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो जाएगा, वेरी वेरी डाइल्यूट हो जाएगा, तो आपके सोल्यूशन में क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। और क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन जब बहुत कम हो जाएगा तो ये रिएक्शन नहीं होगा, तब ये प्रीफर कर जाएगा। तब आपके वेरी वेरी डाइल्यूट अगर NaCl को वाटर में डिजोल्व करके अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो आपके एनोड पर ऑक्सीजन बनेगा और कैथोड पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। ओके, ये रहा, दीज आर द फैक्टर्स जो इलेक्ट्रोलाइसिस को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। कल हम लोग पढ़ेंगे फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे का सेकेंड लॉ, और जब फैराडे का नियम पढ़ा देंगे आपको, फैराडे के नियम पढ़ने के बाद इसके जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए एक न्यूमेरिकल मैं दे देता हूं, उसको हम सॉल्व कीजिएगा। न्यूमेरिकल क्या है सुन लीजिए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल ये है कि मान लीजिए एक NaCl का सोल्यूशन है, NaCl एक्वस है, और इसका वॉल्यूम कितना बेटा, 10 लीटर, 10 लीटर, और इसमें मान लीजिए इसमें 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम का चार्ज इसके अंदर फ्लो किया गया है। 96,500 कूलाम का चार्ज अगर इस सॉल्यूशन में पास किया जाए तो बताइए कि सॉल्यूशन का पीएच मान कितना हो जाएगा। अभी देखिए, अभी आप बताया गया था कि NaCl सॉल्यूशन, Na नमक को पानी में घोल करके उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो सॉल्यूशन का नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो पीएच मान क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा, या तो 8 होगा, या 9 होगा, 10 होगा, क्या होगा, इसके बारे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। फिर से सुन लीजिए, अगर नमक के एक्वस में, नमक को पानी में घोला गया है, इसका वॉल्यूम दिया है कितना, 10 लीटर है, और यदि 96,500 कूलाम चार्ज इस सोल्यूशन में पास कर दिया जाए तो बताइए आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस इस सोल्यूशन का पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, इसको लगाए रहिएगा। अगर आंसर मिल जाए किसी बच्चे को तो कमेंट भी कर दीजिएगा, नहीं तो कल हम लोग जब फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ जब इसको पढ़ा देंगे तो इस तरह के बहुत से न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, बी हैप्पी, खुश रहिए, पढ़ते रहिए मन लगा कर।